नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ओरिजिन मैथमेटिक्स क्लासेस में। और आज हम आप लोग के पास उपस्थित हुए हैं एलजेब्रा के अंतर्गत जो मैट्रिक्स है उसमें एक्सरसाइज 3.2 का जो प्रॉब्लम्स कुछ बच गए थे 19 से लेकर के 21 नंबर तक, जिसमें कि 19 और 20 आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और ये लैंग्वेज टाइप से सवाल है। हम लोग इनको बहुत अच्छा तरीका से समझेंगे और फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे दो ऑब्जेक्टिव पर, ठीक है। और उन ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत बहुत सारे कॉन्सेप्ट छिपे हुए हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग आज के इस वीडियो में। हालांकि जहाँ जो बच्चे नए हैं वो इनको जरूर सेशन को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले ये जो लैंग्वेज है इसको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, क्योंकि जब सवाल को समझ लेते हैं तो आधा सॉल्यूशन यहीं पर हो जाता है। तो सबसे पहला जो है आप लोगों के सामने में दिख रहा होगा, सवाल कह रहा है कि किसी व्यापार संघ है ना, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है जिसके दो भिन्न भिन्न प्रकार के ब्रांड में निवेश करना है। प्रथम ब्रांड पर 5% वार्षिक ब्याज तथा दूसरी ब्रांड पर 7% वार्षिक ब्याज दर प्राप्त होता है। आयु गुणन का प्रयोग करके यह निर्धारित कीजिए कि, देखिए यहाँ पर यह स्पष्ट कह दिया है कि मैट्रिक्स का निर्माण कीजिए, है ना। 30,000 रुपये के कोष को दो ब्रांड के निवेश के लिए किस प्रकार बांटे जिससे व्यापार संघ को कुल प्राप्त का वार्षिक ब्याज प्राप्त हो। पहला है कि अगर 1800 रुपये ब्याज प्राप्त होता है, दूसरा कहता है कि 2000 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। हम लोग इन भाषा को अपनी भाषाओं में अपनी सरलतम तरीका से इसको सीखते हैं। हालांकि ये कुछ नहीं है, ये वही साधारण ब्याज की बातें हैं। मूलधन गुना समय गुना दर, है ना, ब्याज बराबर सूत्र होता है। तो इसी प्रकार से भी सवाल को हम आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, सवाल ने हमको स्पष्ट कर दिया है कि हमको मैट्रिक्स विधि से ही चाहिए। तुम्हारी क्या इच्छा है इससे कोई लेना देना इसको नहीं है, तो इसको मैट्रिक्स विधि से चाहिए। तो हम लोग चलिए इसको मैट्रिक्स विधि से ही आंसर देने का कार्य करते हैं, ठीक है। आइए तो हम लोग इन चीज को समझते चलेंगे और सबसे पहले अपनी भाषा में इनको समझते हैं, है ना। चलिए अब आइए चलते हैं, आपको अपनी भाषा में समझाते हैं। सबसे पहले समझिए कि आप एक बहुत बड़े पैसे वाले हैं। तो बहुत बड़े पैसे वाले हो का मतलब क्या हो गया, आपके पास 30,000 रुपया है। आपके पास कितने रुपये होते हैं, 30,000 रुपया, ठीक है। आपके पास कितना रुपया है, 30,000 रुपया। जब इन समीकरण को आप समझ जाइएगा तो इस टाइप के किसी भी प्रकार के सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। आप क्या करते हैं, दो प्रकार की कंपनी है, एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है, ऐसे समझ लीजिए। जब भी कोई कंपनी होती है ना, वो किसी न किसी से पैसा इन्वेस्ट के लिए लेती है और फिर ब्याज सहित तो उसको वापस देती है। इतना बात आप लोग को मालूम होगा। तो जो ए कंपनी है और जो बी कंपनी है, इनके पास केवल 30,000 रुपया है। इस 30,000 रुपया को ये क्या करना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है कि हम किसी कंपनी को देंगे तो हमें ब्याज प्राप्त होगा। वेरी गुड। अब समझिए, ए को इन्होंने, अगर मैं बात करूं तो अब तुम कहोगे कि भाई ए कंपनी जो है ये कुछ अच्छा कंपनी है, अभी जो कंपनी है कुछ मतलब बेहतर कंपनी है। तो इसमें कहा जाए कि ए को भाई हम 5% ब्याज के तौर पर देंगे। अच्छा लो, अच्छा इसको कितना रुपया दिया मालूम नहीं है, नहीं मालूम है, x रुपया दिया। कितना रुपया दिया, x रुपया। अब तुम्हारे पास 30,000 रुपया था, तुमने तो कहा नहीं कि आपने ए को कितना दिया, x रुपया दिया, तो बी को कितना दोगे। बोले सर मेरे पास दिमाग तो है कि 30,000 रुपया था, 30,000 में से x रुपया अगर ए को दे दिया गया तो इनके पास कुल धनराशि का 30,000 माइनस x रुपया बचा होगा, जो कि बी को दिया होगा। वेरी गुड। तो कहा कि ए को अगर 5% ब्याज की दर पर देता है और बी को अगर 7% ब्याज की दर पर देता है, तो आप हमको बताइए ये एक साल में 1800 रुपया ब्याज प्राप्त करता है। आप समझिएगा मेरी बात को, ये एक साल में कितना प्राप्त करता है, 1800 रुपया प्राप्त करता है। तो आप हमको कृपा करके ये बता दीजिए कि x का वैल्यू क्या है। कहने का अर्थ हो गया कि ए को कितना राशि दिया गया और बी को कितना राशि दिया गया। मेरा कहने का ये तात्पर्य है, अगर x का वैल्यू निकल जाए तो हम सवाल को बहुत आसानी तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि ये है क्या, ये कुछ नहीं है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये मूलधन गुना ब्याज है ना, वही बात होता है। मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 होता है, तो वही बात है। पर मूलधन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ऐसे समझ सकते हैं, मूलधन गुना 5% तो 5 गुना, है ना, समय साल एक साल है तो समय इतना बटे 100 हो जाएगा। प्लस आप यहाँ पर देखिए 30,000 माइनस x। तो इस तरह से हम लोग बचपन में किया करते थे, लेकिन नहीं, मैट्रिक्स का निर्माण करके करना है। चलिए देखते हैं हम लोग
और सॉल्व करते हैं। तो आप इन चीज को समझ गए। फिर से एक बार समझ लीजिए, 30,000 रुपये आपके पास था, आपने दो कंपनी पर इन्वेस्टमेंट करना चाहा कि हमें कुछ ब्याज प्राप्त हो जाए साल में। तो ए कंपनी नामक जो कंपनी था, इनको आपने x रुपया दिया, तो आपके पास जितना रुपया बचा तो सर कितना बचा, हमने कहा कि आपके पास 30,000 माइनस x रुपया बचा, जो आप बी कंपनी को दे दिए। ए कंपनी को 5% ब्याज पर दिए, कहने का मेरा हो कि 5% ब्याज पर दिए, और बी को आपने 7% ब्याज पर दिए, ठीक है। और आपको एक साल में कुल राशि का 1800 रुपया यदि ब्याज प्राप्त होता है, तो बता दो कि ए को कितना दिया गया राशि और बी को कितना राशि दिया गया, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग इन सवालों को सॉल्व करने के लिए। जब सवाल को सॉल्व करते हैं तो ये सारे के सारे फंड आपको ये लैंग्वेज का आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा हमें उम्मीद लगता है। तो चलिए हम चलते हैं, इसको समीकरण बनाते हैं और इसको लैंग्वेज के आधार तरीका पर लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब आइए समझते हैं हम लोग इन सवालों को। देखिए, जब सवाल को हम देखेंगे तो लिखा हुआ कुल राशि कितना है। ब्रांड को गोली मारिए, ब्रांड को हम ए भी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी व्यापार संघ के पास कुल कितना धनराशि था, तो यहाँ लिखेंगे टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 30,000 रुपये हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, 30,000, 30,000 रुपये हो जाएंगे, है ना, 30,000 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। 30,000 रुपये, जिसके दो भिन्न भिन्न प्रकार के ब्रांड। तो मान लो कि ब्रांड ए पर ब्रांड ए की जब बात करते हैं तो ब्रांड ए में निश्चित करना है 5% की ब्याज की दर से, है ना। रेट ऑफ ब्रांड वन, है ना। कि अगर हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी में लिख देते, चलो भाई आप लोग इंग्लिश भाषी तो हो नहीं, तो हम लोग हिंदी में लिखते हैं। इसको लिखेंगे तब पर भी हम इस्तेमाल करेंगे ब्रांड ए का जो दर है वो 5% है, यानी कि 5/100। प्रतिशत हटाओगे तो ऐसे होगा ना, या इसको कह सकते हैं 1/20 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ब्रांड बी को कितना पर दिया गया, ब्रांड बी का जो दर है, इसको जो दर पर दिया गया वो 7% की ब्याज की दर पर दिया गया, तो कह सकते हैं कि 7/100, है ना। अब आइए कितना दिया गया, तो टोटल अमाउंट की जब बात करेंगे कि ब्रांड ए को दी गई राशि, ब्रांड ए को दी गई राशि x रुपया, और ब्रांड बी की बात कर लेंगे, ब्रांड बी को दी गई राशि कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 30,000 माइनस x, 30,000 माइनस x रुपया, ठीक है। आइए समझते हैं। अब इसको मैट्रिक्स मेथड से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, है ना। ब्रांड ए की बात कर लेंगे और यहाँ पर ब्रांड बी की बात कर लेंगे। ब्रांड ए को x रुपया दिया गया, ब्रांड बी को 30,000 माइनस x, कितना रुपया दिया गया। चलिए हमको तो निकालना है यही दो चीज, ब्रांड ए को कितना राशि दिया गया और ब्रांड बी को कितना राशि दिया गया, गुना। अगर हम बात करेंगे कि ये कौन चीज है, ये तो मूलधन है, मूलधन को किससे गुना करना पड़ेगा आपको, समय गुना दर से। तो समय तो 1 साल है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 से गुना करने पर दर है, तो समय को दर के साथ गुना किया जाएगा। तो इसको कॉलम में लिखा जाएगा, ए को कितना दर पर दिया गया और बी को कितना दर पर दिया गया। तो ध्यान दीजिएगा, ए को दिया गया 5% की दर पर यानी कि 5/100, और बी को दिया गया 7% की दर पर यानी कि 7/100। लेकिन है ये क्या, ब्याज। तो ब्याज है कितना, 1800। अगर केस फर्स्ट की बात कर लेंगे तो ब्याज यहाँ पर कितना निकल के आ गया, 1800 निकल के आ गया। अगर मैं इसको बेहतर तरीका से लिखूं तो आप लोगों को थोड़ा सा अलग कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर 2 केस बनता है। चलिए तो हम इसको पहले केस फर्स्ट कर लेते हैं, तब इसको लिखेंगे तो बेहतर होगा, है ना। यही चीज को हम दोबारा लिख देते हैं। केस फर्स्ट में ब्याज कितना प्राप्त हो, यहाँ पर लिखेंगे केस फर्स्ट में लिखेंगे यदि ब्याज 1800 प्राप्त हो, 1800 प्राप्त हो, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1800 बराबर क्या हो जाएगा, 1800 बराबर क्या हो जाएगा, है ना, ब्याज बराबर। तो मूलधन कितना है, ए को दिया गया x रुपया और ब्रांड बी को दिया गया 30,000 माइनस x, 30,000 माइनस x रुपया दिया गया ना। और समय कितना दिया गया, 1 साल। तो समय नहीं लिखेंगे, ए को दिया गया 5% की ब्याज की दर पे और बी को दिया गया 7% ब्याज की दर पे, और दोनों की बात करेंगे तो ये ए का रेट है
और ये बी का रेट है। मूलधन को रेट और गुना समय, तो आपको इस तरह से समझ में आ जाना चाहिए। तो अब ये क्या निकल के आ गया, ब्याज निकल के आ गया। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1800 बराबर, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक रो है दो कॉलम है, यहाँ दो रो है एक कॉलम है, तो आप देखेंगे यहाँ पर दो, इसकी कॉलम की संख्या इसकी रो की संख्या बराबर है, तो दोनों का हम लोग गुना करेंगे और इसका नया मैट्रिक्स एक रो एक कॉलम का बन के आएगा। तो कैसे गुना करते हैं, सो ध्यान दीजिएगा, x को 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x बटे 100 प्लस फिर 30,000 माइनस x को 7 बटे 100 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 इंटू 30,000 माइनस x बटे में 100। ठीक है साहब, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, आइए देखते हैं। यहाँ हो जाएगा 1800 बराबर 100 का लघुत्तम तो ऑलरेडी क्या निकल के आ जाएगा, 100 निकल करके चले आएगा। तो यहाँ पर 5x प्लस 721 यानी कि 2,10,000 माइनस 7x। ठीक है, अब इस डबल जीरो को इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कुछ इस प्रकार का प्राप्त होगा, 2 3 4 है ना, 1,80,000 हो जाएगा। यहाँ देखिए, अब यहाँ से 7x में से 5x देगा तो माइनस 2x प्लस 2,10,000। ठीक है, अब आइए बात करते हैं, अगर हम यहाँ से माइनस 2x निकालेंगे तो 2,10,000 में से 1,80,000 अगर चल जाए तो क्या निकल के आएगा, तो माइनस 2x इक्वल टू निकल के आएगा माइनस, अगर बात कर दें प्लस में है तो प्लस में है 2,10,000 और यहाँ पर कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि मिस हो रहा है x, तो 5x है ना, 3/7, ठीक तो है, 2,10,000 माइनस x हो जाएगा। वेरी गुड, 1,80,000 हो जाएगा, 2,00,000 और यहाँ 1800 हो जाएगा। एक मिनट में चेक कर पा रहा हूँ, 5x बटे इतना, और सवाल को भी देख लेते हैं। ब्रांड ए पर 5%, ब्रांड बी पर 7%। वेरी गुड, तो 5x बटे 100 7x, तो 7 7 21 माइनस 2x, और हमको लग रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पर 1,80,000 हो जाएगा, प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा। वेरी गुड, अरे ये तो ठीक था ना, ये माइनस में होगा, प्लस 2,00,000 है तो ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा कि माइनस 2x अगर रहेगा इसका मतलब ये इधर जा रहा है, 1,80,000 अपने स्थान पर ही है। यहाँ हम थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं, सही कर देते हैं का मतलब हो गया कि यहाँ पर 1,80,000 रुपया जो है यहाँ पर अपने स्थान पर बना हुआ है, और यहाँ पर से क्या कम गया, 2,10,000 रुपये जो है यहाँ पर आ गया। आइए अब यहाँ पर देखते हैं, तो माइनस 2x बराबर क्या निकल कर आ जाएगा, तो माइनस 2x बराबर हो जाएगा माइनस 2x इक्वल टू हो जाएगा 18 19 30,000 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, माइनस 30,000 हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस माइनस कौन चुके कैंसिल, तो यहाँ x बराबर कितना निकल आ गया, 15,000। x बराबर कितना निकल आ गया, 15,000। मैं इसको सही से लिख देता हूँ, x बराबर 15,000 निकल करके चले आएगा। x बराबर आ गया 15,000 रुपये, है ना। अब समझिए ब्रांड ए कितना निवेश किया था, ब्रांड ए की बात कर लेते हैं। अगर हम ब्रांड ए की बात कर लेंगे तो ब्रांड ए ने निवेश किया था x रुपया, ब्रांड ए पर निवेश किया गया था x रुपया, है ना, x रुपया, मतलब ब्रांड ए पर 15,000 रुपये निवेश किए गए थे। और ब्रांड बी पर कितना, ब्रांड बी पर निवेश की गई राशि जो है वो 30,000 माइनस x रुपया है, तो पर भी 15,000 ही होगा, है ना, 15,000 हो जाएगा। मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा 15,000 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब समझिए आप लोग, 15,000 हो गया, ये 15,000 किसका राशि हो गया, 15,000 रुपया बी का निवेश हो गया। ठीक है, अब केस सेकंड की बात कर लेते हैं। केस सेकंड में कह रहा है सवाल में, केस सेकंड में कहा जा रहा है कि यदि ब्याज प्राप्त हो कितना, 2,000 रुपये, यदि ब्याज 2,000 रुपये प्राप्त हो, है ना,
2000 रुपया क्या हो, प्राप्त हो। तो सेम सवाल है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं। ब्याज बराबर वही बात, तो आप जानते हैं कि ब्याज की जगह पर क्या लिख देंगे हम लोग, 2000 लिख देंगे, ठीक है। और ब्रांड ए ने निवेश किया था 100 रुपया और बी पर निवेश किया गया था 30,000 माइनस 100 रुपया। अब ब्याज चेंज होने के बाद तो इसका राशि भी चेंज हो जाएगा, लेकिन कितना निवेश किया गया था, तो ब्रांड ए पर निवेश किया गया था आपको 5%, 5/100, और ब्रांड बी पर निवेश किया गया था 7% ने के 7/100। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आइए चलेंगे हम लोग 2000 बराबर, अगर x को 5 से गुना करेंगे तो 5x डिवाइड बाई 100 प्लस 7 इंटू 30,000 माइनस x डिवाइड बाय 100। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो क्या निकल के आएगा, यहाँ पर निकल आएगा 2000 इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 5x प्लस 2,10,000 माइनस 7x डिवाइड बाय 100। और आप जानते हैं सीधा सा बात है कि 100 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर कितना निकलेगा, 2 लाख निकल के आ जाएगा। आप लोग गिन लीजिएगा, समझे ना, और हमको भी दे दीजिएगा अगर फाजिल आ गया तो। यहाँ -7x और माइनस 2x, सॉरी -2x, जो भी आने वाला था वो भी गड़बड़ा जाता आप लोग का, नहीं, -2x और प्लस 2,10,000। तो प्लस 2,10,000 इधर आएगा तो कौन सी जगह, 2 लाख में से अगर 2,10,000 घट जाता है, ये कॉमा है, ये कॉमा नहीं समझ के तुम लोग एक भी समझ लोगे, ऐसे तुम लोग का हाल है। 2,10,000 मैं ठीक से लिख देता हूँ, बराबर -2x। और आप भली भांति जानते हैं कि -2x अगर लिख रहे हैं, इसको इधर ले आए तो यहाँ पर -10,000 रुपये आपको देखने को मिलेगी। तो 2,10,000 से 2 लाख चल गया, तो माइनस चल गया। अगर आप x का मान निकालते हैं तो ये 5,000 रुपये बचते हैं, है ना। तो जब ब्याज 2,000 रुपया प्राप्त होता है तो इसका मतलब है कि ब्रांड ए पर निवेश की गई राशि, ब्रांड ए पर निवेश की गई राशि जो बाबू है वो क्या हो जाएगा, x रुपया है, यानी कि 5,000 रुपया है, ठीक है। और ब्रांड बी पर निवेश की गई राशि, वो इतना बड़ा मत हो, ठीक है। चलिए एक मिनट में वीडियो को थोड़ा सा क्रॉप कर देता हूँ ताकि आप लोग को सुविधा हो देखने में। जी बिल्कुल, अच्छा, हाँ ठीक। अब आइए ब्रांड बी की बात करते हैं हम लोग। ब्रांड पर इस की गई राशि कितना हो जाएगा, 30,000 माइनस 5,000, यानी कि 25,000 रुपये ब्रांड बी को दिया गया। इस प्रकार से मेरा आंसर आ गया, ठीक है। आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी नेक्स्ट सवाल में। अब ये 20 का सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छा है, मैं इसको थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ। सवाल को थोड़ा पढ़िए। सवाल करा, किसी स्कूल के पुस्तक की दुकान में 10 दर्जन रसायन, 10 दर्जन केमिस्ट्री की बात कर दिया जा रहा है। अब कलर चेंज कर लेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि आप लोग को तब स्पष्ट दिखाई देगा। और मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, वेरी गुड। कौन सा कलर लिया जाए बेहतर होगा, बेहतर ये है, ठीक है। किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन केमिस्ट्री बुझते हैं ना आप लोग, पढ़ते हैं साइंस को, 8 दर्जन भौतिकी, वेरी गुड, विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें ली गई। इन पुस्तक का मूल्य 80 रुपया, 60 रुपया और 40 रुपया है। साधारण भाषा में अगर आप लोग को समझाएं कि भाई सुनो, एक किताब का दाम एगो, अगर मतलब केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं, एक केमिस्ट्री के किताब का दाम अगर मान लो कितना रुपया है, इन क्रमशः का मतलब हो गया कि पहले केमिस्ट्री दिया था, ये 80 रुपया केमिस्ट्री को किताब का दाम है, 80 रुपया को किताब का दाम है। तो बाबू 10 दर्जन केमिस्ट्री लिया, यानी कि 120 को पीस ने लिया तो 120 को 80 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, मतलब इस वेट को या इस क्वांटिटी को इसके रेट से मल्टीप्लाई करते हैं।
तो मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में कैसे क्या आता है, इसको लिखा जाएगा रो में तो इसको कॉलम में। नहीं बुझे बात को? बिल्कुल बुझे। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे कौन कौन किताब है और फिर हम लोग इनको सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं, हम लोग केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ बुक इन केमिस्ट्री, एग्जैक्ट केमिस्ट्री लिखिए। THE लिख भी लेंगे तब पर भी आप लोग समझिएगा। 10 दर्जन है, 10 दर्जन है तो इसका मतलब होगा 10 को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 120 पीस, है ना। या 120 यूनिट भी लिख दीजिए तो बेहतर होगा, 120 यूनिट, है ना, 120 यूनिट। चलिए, अब समझिए, अगर हम केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स की बात करेंगे तो PHY लिख देंगे तो आप लोग समझिएगा। फिजिक्स कितना दर्जन लिया भाई, 8 दर्जन लिया। एक दर्जन में 12 गो रहता है तो 12 × 96 यूनिट हो गया। क्या किताब हो गया, 96 को। उसके बाद कौन सी, इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का ECO, इको मतलब तुम ये समझ लेना, ECG, समझे ना। तो यहाँ पर कितना लिया, 10 दर्जन लिया तो 10 × 12 यानी कि 120 यूनिट। अब समझिए, अगर हम रेट की बात कर लेंगे, रेट की बात कर लेंगे तो केमिस्ट्री का जो रेट है वो 80-60 चले, है ना, 80 रुपये प्रति यूनिट, ठीक है। अगर हम फिजिक्स की बात कर लेंगे तो ये 60 रुपये प्रति यूनिट है। हाँ, 60 रुपये प्रति यूनिट है, 60 रुपये प्रति यूनिट है। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात कर लेंगे तो ये 40 रुपये प्रति यूनिट है, 40 रुपये प्रति यूनिट है। चलिए ठीक है, अब इसको मैट्रिक्स के मेथड से बनाइए। लिखेंगे कुल धनराशि, लिखेंगे कुल धनराशि बराबर। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर बुक को लिखो, इसको और थोड़ा बड़ा करो, हट गया। यहाँ फिजिक्स है, यहाँ केमिस्ट्री है, यहाँ इकोनॉमिक्स है। फिजिक्स क्या पीस है जी, 120 पीस है। अच्छा, केमिस्ट्री कितना पीस है, 96 पीस है। इकोनॉमिक्स का बुक कितना पीस है, 120 पीस है। अब रेट को लिखो यहाँ पर, है ना। यहाँ पर फिजिक्स का रेट, केमिस्ट्री का रेट, यहाँ फिजिक्स का रेट और यहाँ पर इकोनॉमिक्स का रेट। तो यहाँ पर कितना है, ये 80 रुपये है, ये 60 रुपये है और ये 40 रुपये है, ठीक है। अब क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल धनराशि क्या हो जाएगा। टोटल अमाउंट की बात कर लेते हैं, टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा। तो आइए गुना करते हैं, 120 को किससे गुना करेंगे, 80 से। 120 × 80 प्लस 96 × 60, 96 × 60 प्लस 120 × 40, है ना। 120 गुना क्या निकल कर आ जाएगा, 40 निकल करके आपके सामने में आ जाएगा। तो अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपके सामने में इसका गुना निकल कर आएगा। गुना कीजिए इसको, गुना करने के बाद जोड़िए, होता है निकल के आंसर हो जाएगा। तो 12 × 96, 12 × 96 पर डबल जीरो हो जाएगा, प्लस 6 3 64 को 6 से 3 और 9 का 54, 55 56 57, 1 0 प्लस 12 × 48 डबल जीरो, ठीक है। आप लोग इनका कैलकुलेशन कर लीजिए। कैलकुलेशन करने के बाद आप लोगों को, अरे रुको 1 मिनट, कैलकुलेशन इसका कर लीजिए। कैलकुलेशन करने के बाद इसको जोड़िएगा, जोड़ने के बाद जो रुपया आएगा ये आपको कुल अमाउंट हो जाएगा ना, टोटल अमाउंट हो जाएगा। टोटल अमाउंट निकल करके चले आएगा कि इसका क्या आंसर आने वाला है। मैं 1 मिनट, आप लोग थोड़ा मल्टीप्लाई कीजिए, मैं एक बार चेक कर रहा हूँ कि आवाज़ सही तरीका से आप लोगों के पास जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है। चलिए, अब देखिए, हम लोग देखते हैं। आप लोग, हमें उम्मीद है कि आप लोग कर लिए होंगे, ठीक है।
चलिए हम लोग जोड़ते हैं अब। पहले कितना है जी, 4800 है ना, 5760, 5760 और फिर कितना है 9600। अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना निकलेगा आपको, जोड़िए तो। अगर जोड़ेंगे तो जीरो जीरो, यहाँ पर जीरो आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8 7 15, 15 6 21 के 1 हासिल 2 और 5 4 9, 9 9 18, 18 19 20, तो कितना हो गया, इतना रुपया हो गया है ना। आप लोग बहुत सावधान पूर्वक जोड़ लिए होंगे इसको। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। का जो सवाल है ये ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल आप लोग के सामने में अब दिखाई देता है। मैं तो सबसे पहले इन सवालों को पहचानूंगा कि तुम कहना क्या चाहते हो, और जब कहना चाहते हो तो ऑब्जेक्टिव दिए हो तो इसको हम बनाएंगे कैसे। चलिए देखते हैं और बनाते हैं। के सामने में कुछ इस प्रकार का दृश्य नजर आ रहा है। वो है, यहाँ पर आपको एक मैट्रिक्स x है, एक मैट्रिक्स y है, एक मैट्रिक्स z है और एक मैट्रिक्स w है, एक मैट्रिक्स p है। एक मैट्रिक्स W है और एक मैट्रिक्स क्या है, P है। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स है एक्स आई जे, है ना। एक मैट्रिक्स की बात करेंगे तो वाई आई जे, एक मैट्रिक्स की बात करेंगे जेड आई जे, एक मैट्रिक्स की बात करेंगे डब्ल्यू आई जे, ठीक है, और एक मैट्रिक्स की बात करेंगे हम लोग पी आई जे। मतलब छोटा सा कुछ है, यूं छोटू सा बात करते हैं। कह रहा है कि इसका ऑर्डर 2 क्रॉस n है। इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस n। इसका ऑर्डर 3 क्रॉस k, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस k है। इसका ऑर्डर 2 क्रॉस p है, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस p है, 2 क्रॉस p है। और इसका ऑर्डर n क्रॉस 3 है, n क्रॉस 3, n क्रॉस 3 है, ठीक है। और इसका p क्रॉस k है, p क्रॉस k है। वेरी गुड, सारे के सारे तो ऑर्डर सर लिख दिए। अब आइए बात करते हैं हम लोग सवाल में। सबसे पहला जो इसका ऑब्जेक्टिव है ये क्या होने वाला है वो ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल कर रहा है कि p इंटू वाई प्लस w इंटू वाई। तो देखिए ध्यान से, p तो यहाँ पर p आई जे इंटू वाई, तो y आई जे के रूप में होगा कुछ ना कुछ, प्लस अगर हम बात करेंगे w आई जे और गुना, और यहाँ पर y आई जे हो जाएगा। अब इसका ऑर्डर लिखते हैं। p का ऑर्डर क्या भाई, p वाला का, तो p वाला का ऑर्डर है p क्रॉस k। इसका ऑर्डर क्या है, p क्रॉस k। मैं ऑर्डर को इस तरह लिखूंगा, p क्रॉस k, p क्रॉस k। y वाला का ऑर्डर क्या है, तो y वाला का ऑर्डर है 3 क्रॉस k, 3 क्रॉस k, 3 क्रॉस k। अगर मैं w की बात करूं तो w का हो जाएगा n क्रॉस 3, n क्रॉस 3। और अगर हम y की बात कर लेंगे तो y का निकल के आएगा हमको 3 क्रॉस k, ठीक है। ये संभव कब होगा ये पूछ रहा है। इसको परिभाषित होने के लिए n के p में क्या संबंध है ना, तो संबंध खोज लेते हैं हम लोग। देखिए, दो मैट्रिक्स का गुना तभी संभव है जब पहले मैट्रिक्स की कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो बराबर हो। मतलब अगर k का मान किसके बराबर होना चाहिए, 3 का बराबर होना चाहिए। तो सर यहाँ पे एक बात आ गया कि k का मान किसके बराबर होना चाहिए, 3 का मान आना चाहिए, ठीक है। अब समझिए, अगर मान लो कि हम दोनों को गुना कर ले, मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ तो आप लोगों को सावधानी होगा समझने में। k का मान क्या होना चाहिए, तो k का मान 3 होना चाहिए। यहाँ पर समझिएगा क्या क्या रिलेशन दिया हुआ है। अरे इसको अच्छा से तो लिखो कम से कम। चलिए, k का मान कितना होना चाहिए, तो k का मान होना चाहिए 3, ठीक है। जब आप k का मान 3 ले लेते हैं तो मान लीजिए यहाँ पर सपोज लीजिए 3 ले लिया आप, ठीक है। यहाँ n क्रॉस 3, यहाँ 3 क्रॉस k है, तो यहाँ पर तो इसका कॉलम और इसका रो बराबर है, तो कोई तकलीफ नहीं है। इसको अगर 3 लिया जाए तो बाबू दोनों को p और y को गुना करने के बाद एक नया मैट्रिक्स प्राप्त होगा। मान लेते हैं वो मैट्रिक्स O है, O प्राप्त होता है, तो इसका नया मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा, p क्रॉस k। क्या बनेगा, p क्रॉस k। बीच में जोड़, अगर मान लेते हैं दोनों का गुना संभव है तो यहाँ मान लेते हैं ये Q मैट्रिक्स बनेगा। ऐसे कुछ भी बन सकता है, दोनों को गुना करने पर एक नया मैट्रिक्स प्राप्त होगा, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, n क्रॉस k, n क्रॉस k। अब समझिए मेरे बातों को। सवाल है कि दो मैट्रिक्स को जोड़ते कब हैं, तो कहेंगे जब दोनों का ऑर्डर समान हो। ऑर्डर का मतलब होता है कॉलम तो कॉलम के बराबर है लेकिन रो बराबर नहीं है, तो इनको संतुष्ट होने के लिए p को n के बराबर होना पड़ेगा या n को p के बराबर होना चाहिए। यानी कि n किसके बराबर होना चाहिए, p के, और k बराबर क्या होना चाहिए, 3। ये कंडीशन लागू होता है। ये कंडीशन लागू होता है तो मतलब k बराबर 3 p बराबर n, तो k बराबर 3 p बराबर n। ऑप्शन ए में सही बात है
के कह रहा है कि स्वेच्छा नहीं है, पी कह रहा है स्वेच्छा नहीं है, ये तो नहीं होगा, है ना। तो आपको के बराबर 3 पी बराबर n होना चाहिए, तब जाकर के सवाल सही होता है। ठीक है, अब आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल भी इसी तरह से इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के आगे की ओर बढ़ा है। आइए, सवाल कहता है कि एन पी के बराबर ऑलरेडी दिया हुआ है। कहो चलो भाई तुम दिए हो तो हमको तो मानना ही पड़ेगा। आइए, तो कह रहा है कि 7 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू जेड, इसका जो भी अदिश गुणनफल है हमको इससे कोई मतलब नहीं है, यानी कि आपको मैट्रिक्स का घटाव बनाना है, एक्स आई जे माइनस 5 इंटू जेड आई जे। आपको क्या करना है, एक्स वाला का यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेना है। एक्स का क्या था, तो एक्स का था 2 क्रॉस एन, 2 क्रॉस एन, एक्स वाला का था 2 क्रॉस एन, और जेड वाला का क्या था, तो जेड वाला को भी देख लेते हैं हम लोग। जेड वाला का था 2 क्रॉस पी, 2 क्रॉस पी, 2 क्रॉस पी। अब एक बात बताइए, दोनों का घटाव कब संभव होगा, तो दोनों का घटाव तभी संभव होगा जब ऑर्डर समान होगा। तो सर इसका रो तो बराबर है लेकिन पी एन के बराबर है, ठीक है, सवालों का आ रहा है कि पी एन के बराबर है, तब तो घटाव संभव होगा। तो जब घटाव बनाते हैं किसी दो मैट्रिक्स का, तो मैंने बहुत बार चिल्ला चिल्ला के बोला है कि दो मैट्रिक्स का जब आप जोड़ बनाते हैं या घटाव बनाते हैं, तो उसका ऑर्डर जो नया मैट्रिक्स जो प्राप्त होता है, मान लीजिए घटाने के बाद एक मैट्रिक्स मेरा प्राप्त हो गया, कुछ भी का मतलब हो गया कि इस दोनों को घटाने के बाद एक मेरा मैट्रिक्स प्राप्त हो गया ए, है ना, तो ए आई जे। इसका जो मैट्रिक्स का ऑर्डर बनेगा वो या तो 2 क्रॉस एन का बनेगा या 2 क्रॉस पी का बनेगा, क्योंकि एन पी के बराबर है। तो इन दोनों में से ऑप्शन में खोज कौन सा ऑप्शन है, 2 क्रॉस एन आंसर है या 2 क्रॉस पी आंसर है। तो यहाँ पर 2 क्रॉस पी क्रॉस 2 इतना ही होगा, 2 क्रॉस एन इसका आंसर दिया हुआ है, तो इसका बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बेहतर तरीका से ये सारी चीज समझ में आया होगा, और मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, धन्यवाद।